अस्सलाम वालेकुम। लैब 8 का जो टास्क थे, अभी सैफ ने आपको बड़े अच्छे तरीके से फाइल हैंडलिंग यानी एफ स्ट्रीम कैसे ऐड करते हैं, उसमें इनपुट फाइल क्या होती है, आउटपुट फाइल क्या होती है, एफ स्ट्रीम जनरली इटसेल्फ क्या होता है, और इसके अलावा सी प्लस प्लस के बहुत सारे बेसिक्स जो हैं, वो सैफ ने आपको बड़े एक्सलेंटली एक्सप्लेन किए हैं। तो सबसे मेजर चीज़ जो उसने एक्सप्लेन की भी है, बहुत अच्छी एक्सप्लेन की है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सिर्फ आप लोगों की कन्फर्मेशन के लिए, कि आपके पास एक सी प्लस प्लस फाइल है। विजुअल स्टूडियो कोड को मैं इस टाइम एज़ अ रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो प्रोग्राम खुला हुआ है, वो विजुअल स्टूडियो कोड है। तो अगर आपके पास कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी के स्टेप्स आपको आपको सैफ ने बताया कि मेरे पास कम्युनिटी दरअसल है नहीं, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता सही तरीके से। तो सबसे पहला काम तो मेरे पास सीपीपी फाइल, प्लेबेड के नाम से मैंने सिंपल सीपीपी फाइल सेट की हुई है, और फ़ोल्डर मेरे पास है जेसन सी प्लस प्लस टेस्ट। जेसन एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं, उसको आप माइंड ना कीजिए। उसके बाद पहले टास्क के लिए या जनरली किसी भी टास्क के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि हमने एक फाइल क्रिएट करनी होती है, बेसिकली टेक्स्ट फाइल, या जब हम हाई लेवल या एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हैं एप्लीकेशन फाइल्स के लिए, तो दूसरी एक्सटेंशंस भी होती हैं। तो कोई भी नाम रख लेते हैं, जैसे मैं रख लेता हूँ अब्दुल्ला डॉट टी एक्स टी। ये लिखना नहीं बोलना, नाम जो चाहे मर्जी हो, ये डॉट टी एक्स टी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डॉट टी एक्स टी नहीं रखेंगे तो जो विजुअल स्टूडियो कोड या जो भी आप एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस फाइल पे सेव कर लेगा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अगर उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग सी प्लस प्लस फाइल है, तो वो जो आपने नाम रखा होगा उसको सीपीपी फाइल के तौर पे सेव कर लेगा, जिसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन टास्क के ज़रिए होगी, तो ये टास्क पे चलते हैं। सबसे पहला टास्क हमारे पास, एक सेकंड में लैब में खोल ही लेता हूँ इधर। या एक्सरसाइज 1, ये सारा आप अपने रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये रेफरेंस कोड है, स्टेप 1 स्टेप 2 सारा कुछ गिवन है, अगर आप अपना थोड़ा रिकॉल करना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ गिवन है। एक्सरसाइज 1 पे आते हैं। तो सबसे पहला टास्क में कहते हैं कि मॉडिफाई द कोड इन एक्सरसाइज 1 सच दैट इट रीड्स ऑल इंटीजर्स फ्रॉम एन इनपुट फाइल। सबसे पहला कीवर्ड हमें मिल गया कि इनपुट फाइल से प्रोग्राम रीड करना चाहिए जो उसने हमने इस पे इनपुट लिखी हुई है, एंड राइट्स द नंबर, जो नंबर हमने इनपुट किया है वो, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का स्क्वायर, एंड क्यूब ऑफ दैट नंबर, यानी उस नंबर का क्यूब भी, सेपरेटेड बाय टैब टू एन आउटपुट फाइल। सेपरेटेड बाय टैब भी उन्होंने कंडीशन दी है, ये ना हो के साथ साथ प्रिंट हो, ठीक है, टू एन आउटपुट फाइल। और दूसरी हमारे पास एक कीवर्ड आ गया आउटपुट फाइल। तो हमने इनपुट फाइल से इनपुट लेना है, आउटपुट फाइल से आउटपुट में डालना है उसको, ठीक हो गया। और सैंपल इनपुट एंड आउटपुट फाइल्स आर गिवन बिलो, सैंपल गिवन है नीचे कि हमने करना क्या है। यूज पावर फंक्शन ऑफ सी मैथ लाइब्रेरी। सी मैथ लाइब्रेरी को उन्होंने हिंट दे दिया कि सी मैथ लाइब्रेरी इसमें इस्तेमाल होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, हैशटैग इंक्लूड एफ स्ट्रीम और सी मैथ, मैंने दोनों तीनों चीज़ें पहले से इंक्लूड की हुई हैं। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और इसको इग्नोर कीजिए, ये थर्ड टास्क के लिए, इसको अभी कोई काम नहीं है इधर। तो सबसे पहले टास्क पे चलते हैं, और इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। एक सेकंड, ये रहा, मैंने इसको कमेंट किया हुआ, मैं कमेंट हटा देता हूँ इसके ऊपर से। 1 सेकंड, ये नहीं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इनपुट फाइल बनानी है। इनपुट फाइल कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने स्टेप्स बताया कि ये न्यू फाइल का पोर्शन, अब ये न्यू फाइल अगर ये वाला आप बटन इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसी फोल्डर के अंदर फाइल बनाएगा जो आपके पास पहले ओपन है। जैसे मेरा ये फोल्डर ओपन है, तो ये इसी के अंदर न्यू फाइल बनाएगा। .txt करके मैंने उसको एक टेक्स्ट फाइल सेव कर लिया। टेक्स्ट फाइल मैंने कौन सी सेव की है, ये numbers.txt, सिंपल सा नेम है। उसमें मैंने 1 से लेकर 8 तक नंबर्स इनपुट खुद कर दिए, और num output.txt, या ये नंबर्स आप इग्नोर करें, वो मैंने आउटपुट के लिए फाइल बनाई है, ठीक हो गया। नम आउटपुट किसके लिए, आउटपुट के लिए, numbers.txt, जिसमें मैंने खुद नंबर्स लिखे हैं। library.cpp में वापस चलते हैं। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमने इनपुट फाइल को ओपन करना है। तो जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं कि इफ स्ट्रीम, अब एफ स्ट्रीम के इटसेल्फ दो पार्ट्स होते हैं, जो हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की हुई है ना एफ स्ट्रीम, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इफ स्ट्रीम यानी इनपुट स्ट्रीम, एंड ऑफ स्ट्रीम यानी आउटपुट फाइल हैंडलिंग स्ट्रीम, ठीक हो गया। तो हमने इसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। अब ऑब्जेक्ट्स का जो बेसिक डेफिनेशन है वो जावा में ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है, सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट्स की इटसेल्फ कोई कॉन्फ़िगरेशन होती नहीं है, हम उसका नाम वैसे लगा देते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट सिर्फ जावा में होते हैं। तो आप इसको कंसिडर करो कि जो ये लाइब्रेरी है एफ स्ट्रीम, उसका मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इन के नाम से, आप कोई भी नाम रख सकते हो। मैं अगर चाहूँ तो इसका नाम इन अंडरस्कोर भी रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक हो गया। और अगर मैं चाहूँ तो इसका नाम out.js रख सकता हूँ, उसका भी कोई इशू नहीं है, तो आई डोंट इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप अपने ऑब्जेक्ट्स किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, नो इश्यूज। जी जी, ठीक, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो
हमने आउट बता दिया, इन बता दिया कैसे करने हैं, ओके। तो पहले टास्क पे आते हैं। इन डॉट ओपन, मैंने अपना जो इन वेरिएबल बनाया है, डॉट ओपन कमांड दी, राउंड ब्रैकेट्स में मैंने डबल कॉमास में उस फाइल का नेम लिखा जो मैंने इनपुट के लिए ओपन करनी है। इन का रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट के लिए, आउट डॉट ओपन जो मैंने आउटपुट के लिए फाइल खोलनी है वो आउट डॉट ओपन आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सबसे पहली चीज ये भी सैफ ने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाई है कि एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, 1 2 3 जितनी भी जरूरत होती है हम उनके हिसाब से डिक्लेयर करते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही हो। इंट है मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, व्हाइल लूप, एंड ऑफ फाइल कंडीशन, नॉट ऑपरेटर किसके लिए होता है कि अगर आपके पास आउटपुट ट्रू आ रही है तो उसको फॉल्स कर दे, फॉल्स आ रही है तो उसको ट्रू कर दे, ठीक है। इन डॉट एंड ऑफ फाइल कर्ली राउंड ब्रैकेट्स आ गए, व्हाइल का ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स किस लिए होते हैं, जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो हमारे पास कमांड्स होती हैं उनको एज अ सिंगल कमांड रन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि इनपुट ए, इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए, अब ये करेगा कि numbers.txt जो फाइल है जो कि इन वेरिएबल ने ओपन की थी, उसमें जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनको इस वेरिएबल में वन बाय वन स्टोर कराएगा लूप के जरिए। लूप का कॉन्सेप्ट भी आपको सैफ ने दिया है और इनपुट वेरिएबल इटसेल्फ काम कैसे करता है वो भी आपको सैफ ने समझाया बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद सी आउट ए, यहां तक तो आप सबको पता है कि सी आउट ए का मतलब है कि ए जो वेरिएबल इटसेल्फ स्टोर हुआ है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सी आउट किसके लिए, टर्मिनल या कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए। उसके बाद टैब ऑपरेटर 5 स्पेसेस का गैप देने के लिए, वो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है 5 हो या 6 हो या 7 हो। पावर ए पावर 2, पावर फंक्शन आपको हमने इस्तेमाल किया हुआ है ए पावर 2, फिर टैब ऑपरेटर, पावर फंक्शन ए पावर 3 एंड एल इसलिए ताकि जो अगली चीज है वो नेक्स्ट लाइन में है, उसी लाइन में बना प्रिंट हो जाएगा। मैं एंड एल हटा देता हूँ। अब मैंने अगर ये तो कंसोल पे प्रिंट हो गया या टर्मिनल पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो जो आउटपुट फाइल है उसमें अगर मैंने प्रिंट कराना है उसको क्या करेंगे, उसके लिए आउट कमांड है। सी आउट में से जो हमने ये वेरिएबल बनाया है, ये वाला वेरिएबल आउट, जो भी आपने नाम रखा है जरूरी नहीं है आउट ही हो, वही सेम कमांड्स ए टैब ऑपरेटर, पावर ए पावर 2, पावर ए पावर 3 एंड क्लोज। फिर हमें ये पता है कि फाइल क्लोज नहीं करेंगे तो गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है वेरिएबल में। व्हाइल लूप यहाँ क्लोज हो गया, आप ब्रैकेट देख सकते हैं, व्हाइल लूप यहाँ क्लोज हो चुका है। इन डॉट क्लोज की कमांड दी, रिटर्न जीरो अच्छी प्रैक्टिस होती है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग की, नहीं भी करेंगे तो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड या कम्युनिटी इस्तेमाल करें नुकसान कोई नहीं होगा, मगर अच्छी प्रैक्टिस है किया करें। तो अगर हम इसको रन करते हैं, अब मैंने इस फाइल को पहले बिल्ड करके ना डिलीट कर दिया था, तो आई डोंट थिंक कि ये दोबारा अच्छे तरीके से रन होगी। पहले इसमें खैर बहुत सारे इश्यूज हैं तो ये एरर आ जाएगा। एक सेकंड में इसको मिटा दूं यहाँ से। मान करते हैं, टर्मिनल रीओपन करते हैं, 1 सेकंड। सब कुछ ठीक है, कंट्रोल एस दबा के फाइल सेव कर ली, कंट्रोल शिफ्ट बी, प्रोग्राम बिल्ड करते हैं और अब बिल्ड आना चाहिए। सक्सेसफुली बिल्ड हो गया, एंटर दबा के टर्मिनल क्लोज कर दिया। कंट्रोल टैब के ऊपर जो बटन होता है उससे टर्मिनल फिर खोला। उसके बाद मैं रन की कमांड दूंगा। फाइल का नाम मैंने लैब 8 रखा है, डॉट एग्जीक्यूशन फाइल, और इसको प्रोग्राम रन करना चाहिए। ये मैं सिर्फ सैंपल के तौर पे आपको रन करके दिखा रहा हूँ। वैसे ये मैंने रन करके आपके सामने है, नाम आउटपुट में नंबर्स पहले से स्टोर किए हुए हैं, जैसे कि एग्जैक्ट सेम वैल्यूज स्क्रीन पे प्रिंट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। टर्मिनल क्लोज कर देते हैं, सीपी पे दोबारा आते हैं। आई होप मेरी एग्जीक्यूशन फाइल ख़राब नहीं होगी कि मैंने भी थर्ड टास्क आपके सामने स्क्रीन पे करना था, तो आई होप के उसमें इशू नहीं होगा मुझे। इसको वापस कमेंट कर देते हैं। अच्छा, कमेंट का फ़ायदा आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोग्राम जब आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको जब यूज़र को प्रोग्राम सिखाना हो या आपने समझाना हो कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है तो उसके लिए कमेंटिंग होती है। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए डबल बैकस्लैश, और अगर आप मल्टीपल लाइन्स के लिए करने लगे तो लाइन के स्टार्ट में ये कमांड और लाइन के एंड पे ये कमांड। तो ये एक सक्सेसफुल टूल है। या वो थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आई थिंक मेरे से गलत हो गया तो सारा प्रोग्राम मेरा मिट जाएगा। तो दैट, तो इसके बाद चलते हैं सेकंड टास्क। पहला टास्क बहुत इजी था नो डाउट, सेकंड टास्क इससे भी ज़्यादा इजी है।
सेकंड टास्क के लिए सबसे पहले हमने क्विज ऑब्टेन्ड डॉट टीएक्सटी की फाइल बना ली, उसमें ऑब्टेन्ड मार्क्स उन्होंने लिखा हुआ 20 मार्क्स के आपके पास फाइल होनी चाहिए, मगर मैंने सिर्फ 8 तक लिखे हैं, तो वो इससे कख फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी बातों से टेंशन ना लिया करें, ठीक है। क्विज रिजल्ट आपके जैसे देख सकते हैं वो मिट चुका हुआ, मैं इसको री रन करूंगा तो उस पर रिजल्ट आएगा। तो library.cpp वापस चलते हैं, इसको रीरन कराते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं उसमें हो क्या रहा है। इन डॉट ओपन की कमांड दी, क्विज ऑब्टेन डॉट टीएक्सटी, ये मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स वाली फाइल, इसमें मैंने इनपुट दिया है क्विज रिजल्ट डॉट टीएक्सटी, जिसमें आउटपुट स्टोर होगा। उन दोनों को ओपन करा लिया, 3 वेरिएबल्स की डिक्लेयर की है। इसकी रीजन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी रीजन ये है कि हमारे पास सी प्लस प्लस का जो फॉर्मेट है, जिस तरीके से वो प्रोग्राम रन करती है, वो बड़ा अमेजिंग है। वो इस तरीके से अमेजिंग है कि सी प्लस प्लस ऐसे करती है कि पहली लाइन में पहला नंबर में 2 लिखा है, इसको रीड कर लिया। अब अगर 3 इसके साथ लिखा होता है ऐसे करके, तो इसने इसको 2 या 3 नहीं 23 रीड करना था, इस तरह के इंसान रीड करता है। अब क्योंकि मैंने गैप देख के लिखा है, तो इसको 2 3 2 एज सेपरेट इंटीजर्स रीड करेगा। उसके बाद ये नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा 10 9 8 4 5 7 2 1 0 3 3 5 10 10 10 4 8 9 6 6 3। इस तरह पहले रो वाइज, फिर नेक्स्ट रो वाइज, फिर नेक्स्ट रो वाइज, फिर नेक्स्ट रो, ठीक है। इस चीज को यूटिलाइज करते हुए मैं ये काम करना चाह रहा हूं कि मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, 3 वेरिएबल्स हर रो के 3 कॉलम्स के लिए। हर रो के 3 कॉलम से क्या मुराद है, थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। हर रो के 3 कॉलम, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। यानी ए वाला जो है वो 2 के लिए, फर्स्ट लाइन को अगर मैं देखूं तो, बी वाला 3 के लिए, सी वाला 2 के लिए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इंट ए बी सी। अब आपको पता है लूप रिस्पेक्टिवली लाइन बाय लाइन रीड करेगा, यानी वाइल लूप का काम ही है कि उसने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना। तो वो पहली बारी में जो उसका पहला रन होगा लूप का, उसमें ये होगा कि ए में 2 स्टोर कर देगा, बी में 3 स्टोर कर देगा, सी में 2 स्टोर कर देगा। उनका सम करेगा, स्क्रीन पर आउटपुट दिखा देगा। सम कैसे करेगा मैं बाद में दिखाता हूँ। दूसरे रन पे 10 9 8 स्टोर कर देगा। तीसरे रन में 5 4 5 7 और फोर्थ रन में 2 1 0। इस तरह चलता जाएगा, फिर लूप एग्जिट हो जाएगा। 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। उसके बाद जिस तरह हमने टास्क 1 में इन ए कराया था, उसी तरह मैं इन ए बी सी करा रहा हूँ, ताकि तीनों का इनपुट जो है वो यूजर से ले ले, यूजर से कह रहा हूँ फाइल से ले ले, ठीक है। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट सिंपल, टोटल मार्क्स आर, और उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी। अब लूप के इंडिविजुअल रन में एक एक रन में ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर्ड है, बी के अंदर एक वैल्यू स्टोर्ड है, सी के अंदर एक वैल्यू स्टोर्ड है, तो उन तीनों का सम करेगा, कंसोल या टर्मिनल पे प्रिंट करके दे देगा। दूसरे रन में कोई और वैल्यू स्टोर्ड होंगी, तीसरे में उसके अलावा कोई और स्टोर्ड होंगी, तो इस तरह वो बाय लाइन प्रिंट कर देगा। लाइन बाय लाइन कैसे, मैंने एंड पे लगाया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद आउट कमांड आ जाएगी फाइल में आउटपुट कराने के लिए। वो आउट कमांड के जरिए फाइल में एग्जैक्ट सेम काम कर देगा, ठीक है। लूप का ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है कि एक रन में एट अ टाइम वो एक काम कर रहा होता है। थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लूप मल्टीटास्किंग कर रहा होता है, यानी कि एक रन, दूसरा रन, तीसरा रन सारे साथ साथ चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता। लूप 1 बाय 1 चलता है, पहला रन, दूसरा रन, तीसरा रन। अगर तो उसको कमांड हो तो वो पहले और दूसरे के रन स्टोर कर लेता है, ना कमांड हो तो सिर्फ जो आखिरी वाला होता है वो स्टोर करता है। जैसा कि डू वाइल लूप में हम देखेंगे, वो इस तरह का लूप होता है। वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा रेफरेंसेस दे रहा हूँ। दूसरा टास्क बड़ा सिंपल है, इसको रन करके देखना चाहें तो वैसे तो वैल्यू स्टोर नहीं है क्विज ऑब्टेन्ड की, इसलिए मैं कहता हूँ उसको रन कर ही लेते हैं। कंट्रोल एस, ओ सॉरी, कंट्रोल एस, फाइल सेव होगी। कंट्रोल शिफ्ट बी, प्रोग्राम बिल्ड कर लेते हैं। अब मैंने विजुअल स्टूडियो कोड की ना कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से रखी है कि वो पहले बिल्ड करता है बाद में रन करता है। वो ज़रूरी नहीं कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन इसी से रहो। एंटर दबा के टर्मिनल क्लोज किया, प्रोग्राम बिल्ड हो चुका है। टर्मिनल री ओपन किया, टर्मिनल लोड हुआ, डॉट लैब 8.exe। बेसिकली वो exe फाइल को रीड करके आउटपुट देगा मुझे। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैंने ना ए के ज़रिए, जब मैं ये प्रोग्राम लिख रहा था थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पहले, ए को बैक स्पेस करके ना जी कर दिया था। इस छोटी सी मिस्टेक से मेरा जो लूप है इन्फिनिट हो गया था, और मेरा जो जैसे कि आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया। सिंपल टोटल मार्क्स आ करके उसने प्रिंट कर दिए हैं। देखना चाहे तो क्विज रिजल्ट, एक सेकंड सॉरी, ये क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है।
कोई रिजल्ट में वैल्यू स्टोर नहीं की है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आउटपुट कमांड बिल्कुल ठीक है। जो लोडिंग का इशू हो रहा है आई थिंक, आउट कमांड मेरे बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल एस और कंट्रोल शिफ्ट बी, रीबिल्ड कर लेते हैं इसको, दोबारा रन करते हैं। यार इसकी ऐसी की तैसी इसने ऑपरेंड में इनपुट ना किया। टर्मिनल डॉट लैब 8.exe रन तो हो रहा है, रन में मसला नहीं आ रहा, मुझे क्विज ऑब्टेन्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो कैसे सकता है? चलो खैर, वो मेरे कोई विजुअल स्टूडियो कोड में मसला होगा। आप एक ही कमांड देख सकते हो कि आउट की कमांड है सिंपल, वो आपके जो है उसमें इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये ठीक हो गया। क्विज ऑब्टेन एंड क्विज रिजल्ट, ओह नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। चलें, क्योंकि आई होप इसको बाद में आके देखते हैं लोड हो जाएगा। तीसरा आई नंबर इनपुट क्लोज कर देते हैं, नंबर डॉट टीएक्सटी क्लोज कर देते हैं। क्विज ऑब्टेन, उसमें मैंने भी इनपुट देना है। देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। ये चलेगा तो सही। क्विज रिजल्ट में तो अपलोड करें ना। ओह यस, आ गया। देखें अब सही होगी। चलें, टर्मिनल क्लोज कर देते हैं। तीसरे टास्क पे चलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा बड़ा यूनिक तरीका है इसको करने का, इसलिए माइंड ना कीजिएगा। आई होप सो आपको वो समझ आएगा। सबसे पहला काम हम करेंगे कि एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन डिक्लेयर करने के बारे में आई डोंट थिंक कि आप में से किसी को भी प्रॉपर तरीके से अंदाज़ा होना है या ज़रा भी अंदाज़ा होना है, तो इसलिए हम साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे अब मैं ये फंक्शन एक्सप्लेन करने का तरीका समझा क्यों रहा हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स कर क्यों रहा हूँ। फॉर लूप से भी हो जाता है, फॉर लूप हमें से अक्सर को आता ही होता है। मैं फंक्शन डिक्लेयर करा क्यों रहा हूँ, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है, ये मैं इतना कॉम्प्लेक्स काम कर क्यों रहा हूँ। वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स अभी होगा, मगर जब आगे जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो उसमें काम ही ये करना है। और दूसरी चीज़ ये कि फंक्शन आपके सीपीयू के ऊपर इफेक्टिव मैनेजमेंट डालते हैं। अब सीपीयू को डायरेक्ट लाइन बाय लाइन प्रोग्राम नहीं रीड करना पड़ेगा, वो फंक्शन रीड करेगा, उसको समझ लग जाएगी उसने काम क्या करना है। वो इंट मेन के अंदर डायरेक्ट उस कमांड पे जाएगा जहां ये लिखा होगा कि आपने इस वैल्यू को रन करना। वो इंट मेन सारा पड़ेगा ही नहीं आपका। सीपीयू का अपना टाइम भी बचेगा, हमारा टाइम भी बचेगा। पहले इस प्रोग्राम को कमेंट कर देते हैं। तो इसलिए फंक्शंस अभी थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगेंगे, मगर फंक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से ले सकते हैं कि फंक्शन प्रोग्राम का वो हिस्सा होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे इंट मेन इटसेल्फ एक फंक्शन है। इंट मेन इंटीजर वैल्यू जो है वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन उसमें हो सकती है, इसलिए मेन के पीछे इंट लगते होते हैं हमेशा। ठीक है। अब मेन फंक्शन इटसेल्फ एक फंक्शन है। इसको मेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सारे टास्क इटसेल्फ आके गैदर होकर परफॉर्म हो रहे होते हैं। स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना है, फाइल में कुछ आपने आउटपुट देनी है, एडिशन करानी है, मल्टीप्लिकेशन करानी है, एप्लीकेशन रन करनी है। जब हम आगे एफएक्स एप्लीकेशन में जाएंगे तो सारा काम मेन में हो रहा होता है, इसलिए मेन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जिस प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं होता वो प्रोग्राम रन ही नहीं होता। पहली चीज़ तो ये आप अंडरस्टैंड कर लें। मैं यहाँ से डाल देता हूँ मगर सारे काम किसी और फंक्शन में लिख देता हूँ, रन ही नहीं करेगा, कहेगा मेन फंक्शन किधर है आपका। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अलावा फंक्शन होते हैं, उनमें से मैं एक आपके सामने भी लिखने लगा हूँ, जो कि हमारे पास सिंपल है। जिस तरह मेन के पीछे इंट लगा हुआ मैंने भी इंट लिख दिया। ठीक है, और फंक्शन का नाम मैं रखूंगा फैक्टोरियल। ठीक है, जिस तरह मेन फंक्शन के हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स हैं, उस तरह फैक्टोरियल की भी राउंड ब्रैकेट्स होंगी, मगर फ़र्क ये कि फैक्टोरियल के राउंड ब्रैकेट्स में एक्चुअली कुछ लिखा होगा। लिखा ये होगा कि अनसाइंड इंट n
ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फंक्शन में अब हमने पैरामीटर बनाया। अब यहाँ अनसाइंड इंट क्या होता है? साइन इंटीजर सबको पता है जिसमें नेगेटिव साइन लगा हो, जैसे -2 -3 -4 -7। अगर मैंने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स या जीरो इस्तेमाल करना है तो मैं अनसाइंड इंट लिखूंगा, ताकि कंप्यूटर ये जान ले कि इसमें नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती। नेगेटिव वैल्यू इंटर करूंगा, मेरा पीसी जो है खराब हो जाएगा कि यार आपने किया क्या, कंसोल पे मुझे एरर आ जाएगा। ठीक है, अनसाइंड इंट सिंपली पॉजिटिव इंटीजर्स या जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनसाइंड इंट एंड सिंपल एक इंटीजर मैंने इनिशियलाइज यही करा दिए फंक्शन के लिए। पहली चीज अंडरस्टैंड करनी है कि अनसाइंड इंट एन जो है वो सिर्फ इस फंक्शन का वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है ही नहीं। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल थोड़े कॉम्प्लेक्स टर्म्स होती है। मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ कि एन सिर्फ इस फंक्शन के लिए, मेन में इसका कोई काम नहीं है, मेन में यूटिलाइज हो ही नहीं सकता। मेन को नहीं पता कि एन कोई वेरिएबल है, ये सिर्फ इन फैक्टोरियल के लिए वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, मेन को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हो। अगर मैं मेन फंक्शन की यहाँ कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, वो सिर्फ मेन को पता होगा, उसके अलावा किसी फंक्शन को नहीं पता होगा कि मैंने वेरिएबल लिखे हैं। जैसे मैंने ए बी सी लिखे हुए हैं, वो सिर्फ मेन के वेरिएबल्स हैं, वो किसी और फंक्शन के वेरिएबल्स नहीं हैं। उसके बाद सबसे पहला काम करते हैं कि एक और हम फंक्शन की बॉडी में इंट, आप इसको रेजिडुअल पढ़ लो, इज इक्वल टू 1 कॉमा आई, उसके आगे आप ये डाल देते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद फॉर लूप लगा देते हैं। ये आपको मैं कोड समझाता हूँ कि हो क्या रहा है, पहले मैं टाइप कर लूँ क्योंकि वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेस देन इक्वल टू n और i के अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सॉरी एक सेकंड, ये क्या हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया हमारे पास। बाद res स्टार इक्वल टू i, उसके बाद हमारे पास रिटर्न res को बंद कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। अब मैंने फंक्शन अपना लिख लिया है। फंक्शन होता कैसे, फंक्शन की डेफिनेशन तो मैंने आपको समझा दी। अब इसमें मैंने किया ये है, आप में से हर किसी को फैक्टोरियल की लॉजिक पता होनी चाहिए। 5 का फैक्टोरियल फॉर एग्जांपल मैंने लेना है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, आंसर आता है 120। तो इन्होंने किया क्या है कि 5 के अंदर वो नंबर मल्टीप्लाई किया जो से एक वैल्यू छोटा है, अप अंटिल 1। 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए 0 कर नहीं सकते। पर हमें ये भी पता है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो ये दोनों चीजें इस्तेमाल करते हुए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया रेजिडुअल, इसकी फुल फॉर्म है वैसे तो, जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 1। ठीक हो गया? उसके साथ मैंने इसको लिंक कर दिया i के साथ। ठीक हो गया? अब आगे हमारे पास एक फ्लैग है res इक्वल टू 1 और i इसके अलावा एक वेरिएबल है। यार ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं इसको सिंपल इस तरीके से करता हूँ कि 1 सेमीकोलन इंट i सेमीकोलन। ठीक है, i एक अलग वेरिएबल है, i एक अलग इंटीजर है, res एक अलग इंटीजर है। res की वैल्यू 1 स्टोर कर दी है। 1 इसलिए स्टोर की है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 1 एंड पॉइंट है, और 1 एंड पॉइंट नोटिफाई करने के लिए मैंने एक स्पेशल वेरिएबल को जगह दी थी कि 1 इज द एंड पॉइंट, इससे नीचे नहीं जाना। आगे जाके फ्लैग कंट्रोल लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया था फ्लैग कंट्रोल होता क्या है, लूप की जो कंडीशन होती है उसको फ्लैग कंट्रोल कहते हैं। इंट i अलग आ गया। लूप के अंदर कंडीशन है ना फ्लैग कंट्रोल, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये लूप के अंदर मैंने कंडीशन लिखी है i इज इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, ये फ्लैग कंट्रोल है। ये लूप की कंडीशन है कि जब ये ट्रू होगी तो लूप चलेगा, ये फॉल्स होगी तो लूप बंद। ठीक हो गया? फिर आप एक इंटरेस्टिंग चीज इसी फॉर लूप के अंदर नोट करेंगे, मैंने इसके साथ कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया जिस तरह मैं वाइल लूप के साथ लगाता हूँ। जैसे ये वाइल लूप है, इसके साथ कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, ये वाला मैंने इसके साथ इसलिए नहीं लगाया कि इसके निचले वाली लाइन डायरेक्ट इसकी कंडीशन है जो लूप ने रन करनी है, कंडीशन से मुराद है जिसकी जो आउटपुट है लूप की, ये वो है। कर्ली ब्रैकेट उस केस में लगाते हैं जैसे मैंने आपको लेक्चर में शुरू में भी समझाया, जब आपने मल्टीपल कमांड्स को एज अ वन कमांड यानी साथ रन करना होता है एक साथ। फॉर लूप के अगर मैं मल्टीपल कमांड्स देनी होती तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगाता, वो उनको उसी फॉर लूप के अंदर चलाता, उनको बाहर ना चलाता। मगर ये C++ की एक खासियत है कि लूप इफ एल्स स्टेटमेंट्स या स्विच स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनके जो डायरेक्ट निचली लाइन होती है, वन लाइन आफ्टर देम, वो उनकी कमांड होती है। जैसे फॉर लूप के नीचे वाली लाइन, ये 9th लाइन जो है हमारे पास, ये फॉर लूप की कमांड है, मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है अगर मैंने वन लाइन कमांड देनी है तो। ठीक है? और रिटर्न
जैसे कि हमने रिटर्न 0 भी करते होते हैं, ये वही रिटर्न है। रिटर्न 0 जब मैं समझाया था कि 0 उस केस में करते हैं जब अगर हमारे वेरिएबल में कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो, तो सारे वेरिएबल्स को प्रोग्राम जब दोबारा रन करेंगे उनको 0 कर दे, या जो उनकी इनिशियल वैल्यू थी उस पर वापस पहुंचा दे। अब रिटर्न रेज का मतलब ये है कि इस पूरे फंक्शन का आउटपुट रेज होगा, जो मैंने इंट्रेस किया। रेज का मतलब ये है कि इस पूरे फंक्शन का जो एंड आउटपुट है वो सारा क्या है, रेज। उसने इन द एंड रेज ही रिटर्न करना, उसने और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। ऑफ स्ट्रीम आउट हमारे पास, और इसके बाद निचले लाइन में आते हैं, अपना कोड लिखते हैं, फाइल ओपन कर लेंगे। डॉट ओपन, इनपुट के लिए अपनी फाइल ओपन करने लगे हैं। वो मैंने कौन सी फाइल बनाई थी, एक्सक्यूज मी, जस्ट 1 सेकंड वेट कीजिएगा आप लोग। जी जी, वापस आ जाए, घर वाले इधर से बुला रहे थे। मैंने फाइल कौन सी बनाई है, factorial.txt इनपुट के लिए। आई होप मैंने उसमें पहले से टेक्स्ट दिया हुआ है। आउट डॉट ओपन, आपको जो फंक्शन लिखा हुआ है इससे ज़रा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगा ये सारा। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर को समझ का हक नहीं है कि मैंने बोला क्या है। आपके लिए ये जापानीज़ बोलने के बराबर ही है, इसलिए टेंशन ना लें, टेंशन ना लें, मैं सारा दोबारा समझाऊंगा। इन डॉट ओपन factorial.txt, जो मैं इसमें इनपुट देना है मैंने इनपुट दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, देख लें। आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं है, अब ये इसमें आउटपुट आएगी। अब आप में से अक्सर के ज़हन में सवाल आएगा ये सारा काम मैंने इधर क्यों नहीं किया। इधर इसलिए नहीं किया, इसकी सिर्फ एक रीज़न है कि मैं अपना मेन फंक्शन ओवरबर्डन नहीं करना चाहता। कि जो अगर फॉर एग्जांपल किसी रैंडम बंदे को या मैं किसी कॉलीग को अपने कोड ट्रांसफर करता हूँ, भेजता हूँ, यार ये कोड पढ़ो ज़रा, मैंने ये एक प्रोग्राम लिखा है, वो मेन फंक्शन देख के घबरा जाएगा, यार ये क्या किया हुआ उसने। बंदा घबरा जाता है अगर इतना सारा एक कोड लिखा हो तो। उसकी आसानी के लिए, अपने सीपीयू की आसानी के लिए, जो कि 1 बाय 1 रीड करने के बजाय मल्टीटास्किंग करके इन फंक्शन को रीड करके एफिशिएंटली अपनी मेमोरी यूटिलाइज करके इनको आउटपुट देगा, मैंने सिर्फ इस काम के लिए इसको इधर लिखा। वरना ये सारा मैं इधर भी कर सकता हूँ, टेंशन कोई नहीं है। ये सारा आप ये इन फैक्टोरियल लिखने की बजाय सारा कुछ यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें और आपका जो है आउटपुट आ जाएगी, कोई मसले की बात नहीं। मगर आपका प्रोग्राम हैवी हो जाएगा, और प्रोग्राम हैवी तो सारा आउटपुट उधर स्टोर हो जाएगा हमारे पास। सिर्फ इसके लिए किया, वरना ये सारी चीजें, ये इंट इज इक्वल टू 1, इंट आई और ये फॉर लूप, ये सारे इधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मगर एक तो वो आपके अपने पढ़ने के लिए डिफिकल्ट होगा, किसी को आप प्रोग्राम भेजते हैं, किसी कोलीग को, किसी क्लास फेलो को, उसके लिए बेचारे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कमेंटिंग करना उसकी मुश्किल हो जाएगा, और ये आपके पीसी के लिए नुकसानदेह होता है। एज इन अ सेंस नुकसानदेह नहीं होता, मगर थोड़ा हैवी ड्यूटी होता है उसके बेचारे के लिए। उस पर बेचारा बर्डन क्यों डालना है यार, मेरा लैपटॉप तो वैसे ही इतना पिंजर हुआ है, उस पर मैं इतना बर्डन डाल ही नहीं सकता। फाइल्स वगैरह हमने ओपन कर ली है, सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट ए, उसके बाद वाइल लूप लगा देते हैं, वाइल नॉन ब्रैकेट नॉट ऑपरेटर इन डॉट ई ओ एफ, फिर नॉन ब्रैकेट्स क्लोज, वाइल लूप की अपनी कर्ली ब्रैकेट्स आ गई। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको आई होप समझ आ चुकी है। उसके बाद हम सिंपल जिस तरह हम करते आए हैं, इन ए इनपुट फाइल से वेरिएबल लेके इसमें स्टोर कराओ प्रोग्राम के अंदर। ठीक हो गया, सी आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं कि स्टोर स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, द फैक्टोरियल of the given number is। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा, और वो ये है फंक्शन कॉल, जिसको कहते हैं। फंक्शन जब आपने इस्तेमाल किया तो उसको कॉल भी तो करना है ना, ऐसे तो नहीं लिखा उसको। ये मैंने क्या किया, मैं बस एंडल ऑपरेटर लगा दूं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मैंने किया क्या है। चलो अगर बैठे ही हैं तो आउट ऑपरेशन भी ले लेते हैं इधर, कंट्रोल सी निकाल के कंट्रोल वी, आउट ऑपरेटर भी आ गया हमारे पास। अब मैंने किया क्या है, फंक्शन लिखा है, फंक्शन का मैंने पैरामीटर दिया था अनसाइंड इंटीजर n।
अब अनसाइंड इंटीजर n इटसेल्फ एक जनरल पैरामीटर है, जनरल स्टेटमेंट है कि n कुछ भी हो सकता है। n की वैल्यू आप नोट करें, मैंने कहीं नहीं लिखी हुई, मैंने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं कराया। अब मैं ये कर रहा हूँ कि जो मैंने सी आउट स्टेटमेंट लिखी है उसमें फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ कि ये फंक्शन यहाँ यूटिलाइज होगा। इस स्पेसिफिक सी आउट स्टेटमेंट में इस फंक्शन का काम है, इसने यहाँ यूटिलाइज होना है, यहाँ यूटिलाइज होकर इसने आउटपुट देनी है जो कि टर्मिनल पे और हमारी फाइल में नजर आएगी। अब फैक्टोरियल का रन कैसे होगा जब तो मेरे पास n नहीं है, n की जगह मैंने a लिखा है, जो ये पैरामीटर n था उसकी जगह मैंने a दे दिया, जो मेरे पास ये मैंने इंट a डिक्लेयर किया हुआ, उसको इनपुट कराया फाइल से। तो जो फाइल से मैंने वैल्यू a के अंदर स्टोर कराई, उसको मैंने फंक्शन के अंदर डाला। इस तरीके से मैंने फंक्शन कॉल किया फैक्टोरियल a, और फिर वो मेरी स्क्रीन पे यानी टर्मिनल पे या कंसोल पे प्रिंट देगा मुझे, और साथ साथ ही हमारे पास फैक्टोरियल आउटपुट वाली फाइल है, इसमें वेरिएबल स्टोर करा देगा। सिंपल एज दैट, लाइक नो इश्यूज लाइक दैट। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। फंक्शन लिख दिया, फंक्शन का मैंने पैरामीटर दे दिया, फंक्शन यानी डिपेंड इस वैल्यू के ऊपर करता है, अनसाइंड इंटीजर n। अनसाइंड मैंने समझा दिया था क्या होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि पॉजिटिव या जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक हो गया। उस फंक्शन के अंदर कुछ मैंने उसको कंडीशंस दी हुई हैं कि ब्रेस इज इक्वल टू 1 इंट आई, फॉर लूप लगा के मैंने सारी कंडीशंस डाली हुई जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट इसने करना है। ठीक हो गया। अनसाइंड इंटीजर n की जगह मैंने उसको दे दी a, कौन सी वैल्यू दे दी, a जो कि फाइल से आ रही है, वही काम मैंने फाइल के लिए करा दिया। सी आउट स्टेटमेंट कंसोल या टर्मिनल के लिए, आउट स्टेटमेंट फाइल के लिए होती है। ठीक हो गया। तो जो आपने पैरामीटर दिया, यहाँ दो पैरामीटर होते हैं, मैं कॉमा लगा के एक और वैल्यू लिख सकता हूँ, एक सेकंड, कॉमा इंट b, ये दूसरा पैरामीटर है। ठीक हो गया। अगर मेरे पास दो पैरामीटर्स होते तो मुझे एक की बजाय और भी यहाँ लिखना पड़ता, एक की बजाय इसका जो दूसरा पैरामीटर है वो भी यहाँ देना पड़ता कॉमा लगा के कि ये दूसरा पैरामीटर है। अब हो गया क्या, फैक्टोरियल समझते हैं कर क्या रहा है। रेज इज इक्वल टू 1, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट वैल्यू जो मल्टीप्लाई होनी होती है वो 1 होती है, तो मैंने उसको एज अ फ्लैग यहाँ लगा दिया। इंट आई, आई किस लिए हमारे पास, आई फॉर लूप के लिए, जो हमने लिखा आई इज इक्वल टू 2, यानी आई की वैल्यू पर 2 लिख दी, लेस देन इक्वल टू n, यहाँ n यूटिलाइज हो रहा है, जो हमने n फाइल से वैल्यू, n फाइल से मतलब ये है कि n a को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने अभी समझाया है। ठीक है, एज लेस इक्वल टू n, और आई पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट यानी लूप रन होने के बाद 1 लगेगा, लूप रन होने से पहले 1 उसमें नहीं ऐड होगा। अब इसका क्या मतलब होता है, इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो गए। इसका मतलब होता है रेज इज इक्वल टू रेज टाइम्स आई, ये इसको शॉर्ट तरीका लिखने का। ठीक हो गया, मैं इसने कमेंट में डाल के लिखवा दिया कि रेज इक्वल टू रेज मल्टीप्लाई बाय आई, यानी रेज की जो इनिशियल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो आई की वैल्यू से और उसको रेज के अंदर स्टोर करा दो 1 लूप रन के अंदर। अब होगा क्या, मैं फॉर एग्जांपल वैल्यू देता हूँ 5, यहाँ पैरामीटर लग गया 5। अब आई इज इक्वल टू 2, आई है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, और उसने जाना है 5 तक, लेस देन इक्वल टू है तो ये 5 को इक्वल भी करेगा। पहले लूप रन होगा 2 के ऊपर, ठीक है, 2 पे लूप रन होगा तो रेज में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 5 टाइम्स 2 10। ठीक है, दूसरा लूप रन होगा 3 के अंदर, 10 टाइम्स 3 क्या हो जाएगा 30, दूसरा 30 टाइम्स 4, 4 में क्या रन होगा, 30 टाइम्स 4 होता है 120, उसके बाद लूप क्रॉस हो जाएगा। अब लूप क्रॉस क्यों होगा, इसलिए क्रॉस होगा कि जो अगली वैल्यू है आई प्लस प्लस वो 5 जाएगी, इट्स लेस देन इक्वल टू n, जब वैल्यू 2 होगी क्या लूप रन, उसकी वैल्यू जो है हमारे पास ज्यादा आ जाएगी हमारी कंडीशन से, उस पर लूप खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ आई किसी को, सैफ आपको समझ आएगी लूप कैसे रन हो रहा है। सॉरी यार। तो बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो आई इज लेस देन इक्वल टू n, यार यहाँ मुझे एक अपनी खुद की लॉजिक खराब हो गई, एक सेकंड में वो एरर देख लूँ ये क्या हो रहा है। 2 टाइम्स मैंने रेज़्यूमे का स्टोर कराया था 1, वेट अ सेकंड, व्हाट 2 पे रन होगी ना पहले, तो 2 टाइम्स 1 2, 3 टाइम्स 3, ठीक है, इस तरह ही होगा। तो पहला हमारे पास लूप 2 पे रन होगा, मैं गलती से आपको बता रहा था कि 3 पे रन होगा, सॉरी मैं प्री इंक्रीमेंट कर रहा था। पहले लूप 2 पे रन होगा, 2 टाइम्स, पहले रेज़ में क्या वैल्यू थी 1, तो पहली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2,
उसके बाद वैल्यू 2 स्टोर होगी, उसके बाद लूप में एक आई में इंक्रीमेंट आ जाएगा, आई हमारे पास 2 से क्या बन जाएगा 3, 2 से जब 3 पे जाएगा तो 2 टाइम्स 3 क्या हो जाएगा इसमें 6, 6 टाइम्स 4 24, 24 टाइम्स 5, आई होप सो ये 120 बनता है, क्योंकि अगर नहीं बनता तो मेरी अपनी लॉजिक खराब है। 24 टाइम्स 5 120 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो हमारे पास